हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में एज वेल एज फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, you all know very well in case of human beings male gamete is sperm and female gamete is ovum or can say egg. This one is female gamete, and one more important thing is कि both of these gametes are haploid in constitution. Haploid means they have unpaired number of chromosome. अब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ में जो मैंने आपको ड्रॉ कर रखा है, इसके साथ साथ में आप सब लोग इसकी लेबलिंग के बारे में सुनेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स के। तो उन पार्ट्स के बारे में देखेंगे बेटा। यहाँ पे मैं जिसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द मेल गैमेट विच इज नॉन एज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं बेटा? स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड रीजन, दिस वन इज हेड, दिस इज नेक पीस, ये वाला रीजन इज मिडल पीस एंड दिस वन इज टेल। तो ये मेन चार पार्ट होते हैं स्पर्म के, हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल। तो इसके हेड के ऊपर जो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक आउटग्रोथ होती है, इस आउटग्रोथ को हम क्या नाम देंगे? दिस इज नॉन एज एक्रोजोम। क्या नाम देते हैं बेटा? एक्रोजोम। एक्रोजोम का फर्टिलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो आगे हम जो फर्टिलाइजेशन आपको डिस्कस करेंगे तब उसमें बताएंगे एक्रोजोम का रोल। दिस वन इज हेड रीजन, और हेड रीजन के अंदर जो मेन पार्ट प्रेजेंट है इसका हेड का, उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा स्पर्म का, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नेक है बेटा, नेक के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, इनमें से एक सेंट्रियोल का नाम होगा पैरोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे वाले सेंट्रियोल का नाम होगा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज कर रहा है, ये वाला जो अप टू द टेल रीजन तक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नॉन एज एक्सियल फिलामेंट। क्या नाम देंगे बच्चे? एक्सियल फिलामेंट विच इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, ये कौन सा होता है बेटा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे क्या निकला है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से अराइज हुआ है? डिस्टल सेंट्रियोल से। फिर आप क्या देख रहे हैं? ये मिडल पीस के अंदर स्पाइरल मैनर के अंदर क्या अरेंज है बेटा? स्पाइरल मैनर में ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। और ये क्या है इसका? टेल रीजन का ये वाला पोर्शन मेन पीस है, मेन पार्ट टेल का, जिसमें से एक्सियल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों रन करती हैं। और ये है इसका एंड पार्ट, टेल का एंड पार्ट, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल गैमेट, जिसका नाम क्या बताया आपको? स्पर्म नाम दिया है बेटा। और अगर आपको ये पूछा जाए एक स्पर्म की ऑन एन एवरेज लेंथ कितनी होती है, तो ऑन एन एवरेज 60 माइक्रोमीटर का हमारा एक स्पर्म लॉन्ग होता है। ठीक है, 60 माइक्रोमीटर के अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग होगा। और एक स्पर्म इजैक्यूलेशन के बाद 24 से 48 आवर्स तक ही सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर होते हैं वो एंजाइम्स, और बेटा उन एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्म लाइसिन। कौन से एंजाइम होंगे? स्पर्म लाइसिन। ठीक है,
तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्टली स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करना पूछ लिया जाए या इनके कुछ एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना आ जाए, ठीक है। तो आपको एक बार ये डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। अब हम स्टडी करते हैं वुमेन के अंदर फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर को, जिसको हम ओवम नाम देते हैं, एग कहते हैं। बेटा यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हमारे एग का स्ट्रक्चर है। तो एग के अंदर सबसे इनर मोस्ट पार्ट देखो, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एग, ठीक है। ये उसके अंदर का पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और एग के साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देंगे, ooप्लाज्म, दैट इज नोन एज ooप्लाज्म। बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देंगे, लेकिन वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ooलेमा। ooलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है। यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल पेरिफेरी की तरफ, बिल्कुल बाउंड्रीज पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ooलेमा की पेरिफेरी के अंदर, सॉरी ooप्लाज्म की पेरिफेरी के ऊपर, जस्ट बीनीथ द ooलेमा। तो ये पहली लेयर है जिसका मैंने क्या नाम बताया आपको, ooलेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इसके बाहर ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, जोना पेल्यूसिडा। दिस लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवम। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ सबसे आउटरमोस्ट लेयर होगी, उसका नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर बेटा, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा वर्ड कहाँ से आया है, इसकी सन रेज की तरह प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, रेज लाइक प्रोजेक्शंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। ग्रेनुलोसा सेल से ये लेयर बनती है कोरोना रेडिएटा आफ्टर द ओव्यूलेशन, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स इस एग का साइज होता है ह्यूमन बींग्स के फीमेल गैमेट का, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, ओवम नाम दिया और ooसाइड नाम दिया, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एग होता है वो कैसा होता है, एलेसिथल एग होता है। कैसा एग होता है बेटा, एलेसिथल एग। कई बार इसका मतलब पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय एलेसिथल एग। एलेसिथल एग वो वाले होते हैं विच आर योग फ्री, जिनके अंदर योग बिल्कुल भी नहीं होता है, और जबकि बाकी कुछ जैसे कि बर्ड्स के एग में योग प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे क्या काम करता है कि योग डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बट हमारे अंदर जो एग के बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए मदर और फिटस के बीच में कनेक्शन बन जाता है जिसका नाम प्लासेंटा होता है। उस प्लासेंटा के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मदर से नरिशमेंट ले लेता है, इसलिए योग की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, एंड दैट्स व्हाई एग ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एलेसिथल एग, ठीक है बेटा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो अभी हमने स्टडी किया। और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है, तो यहाँ पे क्या देखा बेटा, हमने एग के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया और मेल गैमेट दैट इज स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आप इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लें अपने नोटबुक के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एग की जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज ooजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम आपको थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताते हैं। आपको पता है जब मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस बताए थे, तो उसमें एक प्री फर्टिलाइजेशन फेज बताया था, और प्री फर्टिलाइजेशन फेज का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर यहाँ पे क्या नाम दिया मैंने, देखो गैमेटोजेनेसिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर दो गैमेट होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया। मेल गैमेट को हम क्या नाम देंगे, स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या नाम देंगे, ओवम, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देंगे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर मैं पूछूं
एंड बेटा ओवम की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। ठीक है, तो ये मेन दो प्रोसेस होती है जिनके थ्रू ओवम की और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताने वाली थी कि ओवम है वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं ओवरी में, और स्पर्म है वो कहाँ पे बनते हैं, दे फॉर्म्ड इनटू द टेस्टिस, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इन केस ऑफ द मेल एंड फीमेल। तो ओवरी में से ओवम का रिलीज होना, ओवरी क्या करती है, ओवरी रिलीज करती है ओवम। आपको मैंने जब ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था तब वहाँ पे क्या बताया था कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, और जो मैच्योर फॉलिकल है उसका हमने नाम दिया था ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो उस ग्राफियन फॉलिकल में से क्या रिलीज हो जाती है, रिलीज ओवम, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन। हालांकि बाद में भी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताऊंगी। ओव्यूलेशन का मतलब सिंपल क्या है, रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, गॉट इट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis and formation of sperm is known as spermatogenesis। तो ये दोनों ही प्रोसेस spermatogenesis as well as oogenesis, ये दोनों की दोनों किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है, हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। इनको कंट्रोल करने वाला कौन होते हैं, हॉर्मोन्स। तो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हार्मोनल कंट्रोल बता दिया था। अब यहाँ पे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और हार्मोनल कंट्रोल डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखो, सबसे मेन क्या होता है, सुप्रीम कमांड हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब जीएनआरएच रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, तो वो किस पे काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जीएनआरएच की रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करती है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बातें हमने स्पर्म के उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हमने एलएच नाम दिया है, इसको बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये मेल के अंदर तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लेडिक सेल पे काम करता है, और ये वाला किसके ऊपर काम कर रहा था, जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करता है, ये सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है ना, और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाया जाता है, और सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। ये तो बात है मेल के अंदर, लेकिन ये दोनों ही हार्मोन्स फीमेल के अंदर किसके ऊपर काम करेंगे, फीमेल के अंदर ये ओवरी पे काम करते हैं, और ओवरी में क्या करवाते हैं, ओवरी में ये फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएंगे, ओवरी में फॉलिकल की ग्रोथ करवाएंगे, और उसके अंदर ओवम की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, oogenesis के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा होता है, एफएसएच। लेकिन ओवरी में से एग को रिलीज करवाने के लिए, दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन के लिए जो मेन और रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा होता है, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ओव्यूलेशन के लिए। अगर मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन इज, और उसके अंदर आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन में एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो उसमें आप क्या टिक करोगे, एलएच हार्मोन। ठीक है ना, ओवरी में से फिर फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, ओवम की फॉर्मेशन हुई, और फिर ओवरी में से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी फॉर्मेशन करवाते हैं। आपको पता ही है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ में ये एस्ट्रोजन हार्मोन की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा कि बाकी हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होने देता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन है ये इन दोनों को पॉजिटिव फीडबैक देता है, इनकी फॉर्मेशन, इनकी स्टिमुलेशन करवाता है, रिलीज सिक्रेशन को, एलएच और एफएसएच। तो क्वेश्चन ये आया, जब बॉडी में एलएच और एफएसएच नहीं चाहिए होते हैं तो उसकी सिंथेसिस को बंद कराने वाला हार्मोन कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और अगर इनकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराना है तो उसको कौन कराएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन कराएगा। ठीक है, तो ये सब क्या था बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द oogenesis इन केस ऑफ द फीमेल, और हमने ओवम और स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और हार्मोनल कंट्रोल को डिस्क्राइब किया। मेल के अंदर बेटा हार्मोनल कंट्रोल में ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोस में अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन क्या आ जाए, ओवम में या स्पर्म में डिफरेंस आ जाए, या
स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस आ जाए तो भी आप बता सकते हो। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो 3-4 डिफरेंस तो आप लोगों को 10th लेवल के खुद पता ही होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, सिंपल सी बात। पहला डिफरेंस आप क्या बताओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम वो क्या है, oogenesis है। फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 germ cells give rise to 4 sperm, जबकि oogenesis में 1 germ cell से सिर्फ एक ही ओवम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा, देयर विल बी नो अरेस्ट फेज, कोई अरेस्ट फेज नहीं होता है, जबकि oogenesis के अंदर 2 अरेस्ट फेज होते हैं। अरेस्ट फेज का मतलब क्या है कि जब मियोसिस होने लगती है तो यहाँ पे oogenesis में प्यूबर्टी के तक पहली मियोसिस फर्स्ट है वो अरेस्ट रहती है, और फिर दूसरी मियोसिस है वो स्पर्म की एंट्री तक अरेस्ट रहती है। मतलब लगातार डिवीजन नहीं होते हैं, रुक रुक के होते हैं, जबकि ऐसा कोई अरेस्ट फेज किसके अंदर नहीं आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। 4 फेज कौन कौन से होते हैं बेटा इसमें, एक होगा मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड होगा ग्रोथ फेज, थर्ड होगा मैच्योरेशन फेज, एंड फोर्थ होगा डिफरेंशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। जबकि oogenesis के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 फेज होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, ग्रोथ फेज होगा, मैच्योरेशन फेज होगा, लेकिन कौन सा फेज नहीं होता है, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन फेज, यहाँ पे डिफरेंशिएशन फेज नहीं होगा। तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंस है, बट आप मेजर डिफरेंस कर लेंगे क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis 10th लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। और सिमिलैरिटी क्या होंगी, दोनों से ही गैमेट्स बनते हैं, दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, दोनों के अंदर 3 फेज है वो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है बेटा, दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होते हैं, मेल में फीमेल में। तो ये सब इनके अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो अभी तक हमने क्या स्टडी कर लिया, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी कर लिया, उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को स्टडी कर लिया, मेल एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को स्टडी कर लिया, और उनके हार्मोनल कंट्रोल को। दैट मीन्स कि हमारे पास स्पर्म और ओवम बन चुके हैं, ठीक है ना। अब वो बनने के बाद नेक्स्ट फेज क्या होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस हैं कि स्पर्म का फीमेल की बॉडी में जाना, दैट इज इंसेमिनेशन, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होना, वहाँ पे फिर उसका क्लीवेज होना, गेस्टेशन पीरियड, ये सब प्रोसेस हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करें, नोट डाउन करें और लर्न करें। थैंक यू बेटा।